दोस्तों, चुनावी परिणाम आए करीब 72 घंटों से अधिक का समय बीत चुका है। मतलब 14 तारीख को परिणाम आया था और आज तारीख है 17। 3 दिनों से जो दूसरे राजनीतिक गतिविधि घट रहे हैं वो तो हो ही रहा है। नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन सबसे इतर जो बड़ा सवाल है कि राजद के युवराज गायब कहां है, तेजस्वी यादव कहां गायब है, जनता के बीच क्यों नहीं आ रहे। क्या एक चुनाव हारना उनको इतना डिप्रेशन में डाल दिया है, इतने तनाव में आ गए हैं तेजस्वी यादव, तो आगे की राजनीति कैसे चलेगी। कोई पहली बात तो इस तरह का परिणाम आया नहीं है। साल 2010 में भी इससे खराब परिणाम था। तब 206 सीटों पर राजद सिमट गई थी, मतलब एनडीए गठबंधन को आया था। इस बार तो 202 ही सीट है। अब तेजस्वी यादव पे हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे और उससे भी बड़ा जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो उनका पारिवारिक कलह जो अब पटल पर आ रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि इस पे मत बोलिए, मत लिखिए, साहब रोहिणी आचार्य हर घंटे अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर पोस्ट लिखते आ रही हैं, तो चर्चा क्यों नहीं होगी। रोहिणी आचार्य एक पब्लिक फिगर है, सारण से चुनाव लड़ी है, बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्री है, तेजस्वी यादव की बहन है, चर्चा क्यों नहीं होगी। और सबसे बड़ा सवाल है, इस वीडियो में हम सवाल उठाने आए हैं संजय यादव के ऊपर। देखिए, अगर आपको याद होगा, हमने महीने भर पहले एक खबर भी चलाया था कि तेजस्वी को साइड करना चाहते हैं संजय यादव और खुद उनका लक्ष्य बिहार में राजद की गद्दी संभालना है, मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, संजय यादव जो खुद को तथाकथित रूप से चाणक्य के तौर पर पेश करते आए, चाणक्य के तौर पर, दरअसल इनका जो पृष्ठभूमि रहा है, इनका जो बैकग्राउंड रहा है, ये 15-20 हजार के नौकरी करने वाले एक साधारण से एम्प्लॉय रहे हैं कॉल सेंटर में। ये हकीकत है, ये राजद के सभी कार्यकर्ता जानते भी होंगे। हम चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि बस भाई, इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी कैसे दे सकते हैं। कोई हरियाणा का व्यक्ति जिसे बिहार के, मुझे अभी भी भरोसा है, मैं अभी भी दावे से कह रहा हूं कि अगर आप बैठाकर संजय यादव को बिहार के 38 जिला का जिक्र कर दीजिएगा तो उनमें कई जिले ऐसे होंगे जिनका इनको आइडिया नहीं होगा। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे जिसका इन्हें इतिहास भूगोल नहीं पता होगा। मैं शर्त लगाकर इस बात को कह सकता हूं, मैं शर्त लगाकर इस बात को कह सकता हूं। आप उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं पूरे बिहार का। और आरजेडी में मेरे कई मित्र हैं, आरजेडी में मेरे कई लोग हैं जान संपर्क के, कई विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं। उन लोगों के घर 14 तारीख को खाना नहीं बना था। जो लालू जी के समय से, लालू प्रसाद यादव के समय से जो लोग जुड़े हैं राजद से, उनके लिए वो सच में और होगा भी निराशा। इस तरह का परिणाम आया अनएक्सपेक्टेड था। तो जो एक अंडर करंट वेव चल रहा था, जो एक लहर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश कुमार का, क्या वो संजय यादव नहीं भाप पाए। और अगर नहीं भाप पाए तो फिर आप चाणक्य किस बात के हैं, किस बात के आप चाणक्य हैं। और उससे भी बड़ा सवाल मैं पूछता हूं दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े घोषणा तेजस्वी यादव करते जा रहे थे, सब तो संजय यादव ही करवा रहे होंगे। हर घर नौकरी का ये प्लान, जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, ये कौन सा थिंक टैंक था आरजेडी का जो इस तरह का मतलब बयान तेजस्वी से दिलवा रहा था। और याद कीजिए, जो अजीत अंजुम सर का जो इंटरव्यू हुआ जिसमें तेजस्वी फंस रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपना रोड मैप बताएंगे। चुनाव बीत गया, कोई रोड मैप नहीं बता पाए, जनता क्यों भरोसा करेगी आप पे। तो इस तरह का बेतुका जो नैरेटिव बनाने का एक पूरा मिशन चला, इसके पीछे कौन था, यही संजय यादव थे। तो वो सवाल उठता है कि क्या संजय यादव कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ले रखे हैं तेजस्वी को हराने का। और देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर से बताता हूं, जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि 2015 में और 2020 में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, दरअसल राजद का खात्मा 2005 में हो चुका था। 2005 का नवंबर का चुनाव परिणाम जब आया, उस दिन राजद का खात्मा हो चुका था। 2010 में वो दिखा, 15 में नीतीश कुमार ने उन्हें संजीवनी पिला दिया और 20 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे फैक्टर बन गए और जेडीयू और बीजेपी का अंतर कला इस तरह का था कि वो एक बड़ा माइलेज देगा तेजस्वी यादव को। और जो लोग कहते हैं कि जातीय समीकरण हम साधते हैं, देखिए एक बात आपको मैं स्पष्ट बताता हूं, कोई विधानसभा आप उठा लीजिए, आप अपना ही विधानसभा, आप जिस विधानसभा से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने विधानसभा के बारे में सोचिए कि 1990 में भी उस विधानसभा का वही जातीय गणित था, 95 में भी वही था, 2000 में भी वही था, 2005 में भी वही था, लेकिन विधायक बदल गया। 2010 में भी वही था, 15 में भी वही था, 20 में भी वही और 25 में वही। लेकिन विधायक क्यों अलग अलग पार्टी से जीत जाता है?
मैं आपको ये बात, मेरा अपना जो राजनीतिक अनुभव है दोस्तों, कभी भी बिहार में जो लोग कहते हैं कि जाति पर चुनाव होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा होता है। मुद्दा, क्योंकि आप सोचिए ना कि जिस विधानसभा में यादव, दलित और मुसलमानों की बाहुलता है, जहां से राजद के समय मतलब 90 के दौर में हमेशा आरजेडी जीतते रही थी, वहां क्या ऐसा मैकेनिज्म कर दिया नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने क्या ऐसा वहां पर तिकड़म लगा दिया कि अब वो सीट हमेशा जेडीयू या बीजेपी जीतते आ रही है? कुछ तो किया गया। ये फॉर्मूला नहीं समझ पाए तेजस्वी यादव और संजय यादव, ये फॉर्मूला नहीं समझ पाए। और सबसे बड़ा जो सवाल उठेगा कि आप विश्वास नहीं पैदा कर पाए जनता के बीच, आपने जो कहा जनता उस पर विश्वास ही नहीं कर रही थी, सारे वादे आपके धरे के धरे रह गए। माई बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, हर घर नौकरी, जितने भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए तेजस्वी यादव की तरफ से, जनता में वो विश्वास ही नहीं डेवलप हो पाया कि आप चुनाव जीत सके। और इससे भी बड़ा मैं हार का कारण बताता हूं दोस्तों। मैं हार का कारण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ग्राउंड पर था, मैं स्टूडियो में 3 महीना नहीं रहा, मैं सिर्फ बिहारी भ्रमण पे था। हर गांव में हम जहां भी जा रहे थे, गया से लेकर, किशनगंज से लेकर, सुपौल से लेकर, हम सुपौल भी गए थे, मोतिहारी से लेकर, ढाका से लेकर और बक्सर से लेकर सिवान, गुरिया कोठी और दरौंदा, दरौली से लेकर गोपालगंज के कुचायकोट, भोरे, हर जगह आप किसी जगह चले जाते, वहां पर जो दलित तबका था, वहां पर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, वो राजद से कनेक्ट नहीं होता है। जिन सभाओं में तेजस्वी यादव की रैली हुई है, वहां 5000 लोग ही जुट रहे थे, लेकिन वो जो लोग जुट रहे थे वो इतना हुड़दंगाई करके जुट रहे थे। क्या इसका अनुमान तेजस्वी यादव को नहीं था? अगर नहीं था तो फिर आप इसी परिणाम के लायक हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पार्टी के लोग जो गीत गौनाई कर रहे हैं कि सिक्सर के 6 गोली और क्या क्या प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा, उसको आप हल्के में ले रहे थे, आपको ये बात सोचना चाहिए था कि पीएम उस तरह का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि आज भी जमीन पर जंगल राज एग्जिस्ट करता है, वो नैरेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन संजय यादव को इसका कोई था नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं कि हरियाणा का कोई यादव, कोई व्यक्ति, यादव नहीं कहिए, व्यक्ति कहिए, आकर यहां तेजस्वी का मुख्य सिपहसालार बन गया है, और बिहार के वैसे प्रबुद्ध यादव, प्रबुद्ध लोग जो सच में तेजस्वी का भला चाहते हैं, उनको आप गेट में एंट्री नहीं देते हैं। मेरे कई मित्र हैं आरजेडी में उस तरह के, जो इसी बात को लेकर खफा रहते हैं कि हमको तेजस्वी से मिलने के लिए पहले एक अदनान उनका पीए है और एक संजय यादव है। मैं नाम लेकर बोल रहा हूं इस बात को। ये तो मजाक चल रहा था आरजेडी में, और इस पूरे पार्टी को आभास नहीं था। और अब देखिए तेजस्वी यादव गायब है, संजय यादव गायब है, और परिवार का स्थिति देखिए कि आज बड़े भाई वनवास पर चले गए थे प्रताप यादव, हो सकता है कि वो बीजेपी में चले जाए। बहन जिन्होंने अपना किडनी दिया था अपने पिता को, उनको ऊपर चप्पल चलाने की बात चल रही है, गाली गलौज किया गया, घर की सारी बेटियों को घर से निकाल दिया गया। तो ये जो परिवार में घट रहा है, आपको क्या लगता है कि इसका असर नहीं पड़ता है राजनीति पर? आपकी पार्टी परिवार की पार्टी है। यादव समाज का कोई भी व्यक्ति आपको अपना परिवार समझता है, रोहिणी को अपना बहन समझता है, मीसा भारती को अपना दीदी समझता है, तेजस्वी को अपना भाई समझता है। तो इसका तो असर पड़ेगा, और वो असर पड़ा, आगे अभी और देखने को मिलेगा। तो अब यह फैसला तेजस्वी यादव को लेना है कि उन्हें चलना किस रास्ते पर है। तथाकथित चाणक्य संजय यादव के रास्ते पर चूंकि आप चल के देख लिए, लोकसभा में भी देख चुके हैं 2019 में, 2024 के लोकसभा में आपको सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा, अगर पवन सिंह नहीं उतरे होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक भी सीट आरजेडी नहीं जीती होती, एक भी सीट नहीं जीत पाती। महागठबंधन न ससाराम जीत पाती, न अभय कुशवाहा औरंगाबाद से जीत पाते, न सुदामा प्रसाद आरा से जीत पाते, न सुधाकर सिंह बक्सर से जीत पाते, और ना ही तो मीसा भारती पाटलिपुत्र से जीत पाती। कोई फैक्टर आपका बिहार में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को आप स्वीकार करिए। और आपको जो चाणक्य है संजय यादव, पहले इनका इलाज कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी के वो समर्पित कार्यकर्ता जो 2 पीढ़ी से पार्टी में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, उनको अगर उनके सपनों को पूरा करना है तो तेजस्वी यादव को इस पर आकलन करना होगा। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आरजेडी के हार के ऊपर मैंने अभी तक चर्चा नहीं किया था। क्यों हार गई आरजेडी? सिर्फ एक कारण है, विश्वास अब तक डेवलप नहीं हुआ है जनता के बीच कि तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो कर पाएंगे। राजद सिर्फ यहीं पर फेल होती है, और वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़े तरीके से सभी समाज, सभी लोगों के बीच डेवलप कर लेती है। ये तो हवाई चुनाव हो रहा था। हम लोग तो बार बार कह रहे थे, मेरे कई वीडियो पर गालियां पड़ी है मुझे इसी काम के लिए कि भाजपा का नैरेटिव चला रहे हो, भाजपा से पैसा ले लिए हो, दलाली कर रहे हो, क्या क्या कमेंट भरा हुआ है मेरे सैकड़ों वीडियो पर।
अब उन लोगों को रियलाइजेशन हो रहा होगा कि दरअसल ग्राउंड की स्थिति वही थी जो मैं बता रहा था। ये नेकेड ट्रूथ है, नंगी सच्चाई थी, जो लोग नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, आत्ममुक्त थे। उनको लग रहा था कि 110 तो 2020 में आ ही गया है, इस बार 122 हम पार कर जाएंगे। लेकिन आपको किसके चलते 110 आया था, इसका आकलन आप नहीं कर पाए। 2015 में आपको 80 सीटें किसके बदौलत आई थी, इसका आकलन आप नहीं कर पाए, और उसी का रिजल्ट है कि आज आप मुंह के खाए हैं। तो अब आगे की रणनीति राजनीति की क्या होगी? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को जनता के बीच आना चाहिए, हार स्वीकार करना चाहिए, और फिर बिना डरे लड़ाई में उतर जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल का समय है। अब इसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह रिवाइव कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी पार्टी अब खत्म वाली स्थिति पे ही चल रही है, तो पूरा परिवार ही विद्रोह कर दिया है। तो दोस्तों, आप जिस भी जिले से हैं, हमारे अगर व्यूअर हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने जो बातें रखी हैं, जो पॉइंट्स मैंने कहा है इस खबर में, वो कितना तथ्यपूर्ण है और कितना तार्किक था। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, अभी टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।